स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 67। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों के लिए बेटा विज्ञान सब्जेक्ट की है, 14 तारीख की है, यानी कि आपकी मंडे की है, 14 दिसंबर की। इसमें बेटा हमारा जो चैप्टर चला हुआ है कार्य तथा ऊर्जा, उसमें आज का टॉपिक रहेगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे अलग अलग प्रकार की जो क्या नाम है ऊर्जाएं थी, उसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ज्ञान यहाँ पर पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से कि जिज्ञासा दीदी गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो क्या बता रही है ये ज्ञान, जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। तो हम क्या क्या बता रही है वो कि जब भी कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो उसमें क्या माना जाता है कि उसके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा है। अतः एक वस्तु यदि विश्राम अवस्था में है तो उसमें कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या कहा है, जब कोई वस्तु गति करेगी तभी उसके अंदर क्या आएगी, गतिज ऊर्जा। उदाहरण, बहता हुआ जल, उसमें भी गतिज ऊर्जा, क्योंकि जल बह रहा है। लुढ़कता या गिरता हुआ पत्थर, वो भी बेटा गति कर रहा है, तो उसके अंदर भी गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली, अगर बंदूक से कोई गोली निकल रही है तो भी इसका मतलब क्या है, वो गति करेगी, तो उसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ते हैं कि गतिज ऊर्जा है क्या। ओके, हमने जान लिया। और बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो देखो बेटा, गतिज ऊर्जा हमने यहाँ से क्या जाना कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी वस्तु की जो गति होती है, उस गति के कारण उसमें जो उपस्थित ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, अब कौन कौन प्रभावित करता है बेटा गतिज ऊर्जा को। गति डिपेंड करती है, निर्भर करती है जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है। अधिक द्रव्यमान वाली जो होगी, मतलब कि वस्तु, उसकी ऊर्जा कैसी होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, मतलब तुम एक देखो बेटा, एक हल्का सा पत्थर होता है, उसको ज़्यादा ऊंचाई से करोगे, रुड़काओगे, तो वो इतनी दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर कोई भारी चीज़ को आप ऊपर से रुड़काओगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा आ जाएगी। इसका मतलब वस्तु का वेग, और किस पर होती है, वस्तु के वेग पर, यानी कि अधिक अगर वेग होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। जितनी वो तेजी से दौड़ेगी वस्तु, उतनी उसके अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण, मतलब कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा माना हमने कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वह u वेग से गति करती है। हमने एक वस्तु मान ली m की, m उसका द्रव्यमान है, इतना मास है, और वह u वेग से गति करती है। एक बल F उस पर कार्य करके a त्वरण के साथ उसमें वेग v और s दूरी तक विस्थापित कर देता है। क्या कह रहे हैं बेटा ये, कि हमने एक बल लगाया उस पर, उस बल ने कुछ कार्य किया, उसकी वजह से क्या हुआ, वो गति तो कर ही रही थी u से, लेकिन उसमें जो बल लगा उसकी वजह से और तेजी से हो गई, यानी कि उसके अंदर क्या आ गया, अब उसकी जो वेग था वो बदला। ठीक है, वेग बदलने से क्या आता है, त्वरण आता है। हम पढ़ चुके हैं गति वाले चैप्टर में, त्वरण कब आता है, जब किसी की वेग बदलती है। ठीक है, ऐसे समझो जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक है, तो मतलब उसने ज़्यादा उससे स्पीड से काम किया तो उसको क्या मिला, बोनस, यानी कि त्वरण आ गया उसमें। त्वरण आने से क्या हुआ, उसका वेग जो बढ़ा था वो v हो गया। ठीक है, और क्या था, s दूरी तक विस्थापित कर देता है, और जो पहले थोड़ी सी दूर थी अब वो क्या है, s दूरी तक विस्थापित हो गई, इतनी दूरी तक वो चली गई, अपना पहले यहाँ था वो, वहाँ से यहाँ तक चली गई, ये s दूरी मान लो। ठीक है, अब अतः हम क्या कहेंगे, कार्य को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम पढ़ चुके थे कि किसी भी वस्तु पर अगर बल लगता हो तो उसमें विस्थापन होता है, यानी कि F बल लगा और उसमें S विस्थापन आया, S दूरी तय कर ली। ठीक है, तो ये कार्य किया गया कुल। अब गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं बेटा बल वाले चैप्टर में, कि बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान, ठीक है, गुना में त्वरण। ठीक है, जो त्वरण आई है उस बल लगाने से उसमें, इतने द्रव्यमान की वस्तु में, उसके बराबर भी बल होता है। ठीक है, अब ये बल जो है बेटा वो ये है, तो हम यहाँ पर इस F की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इस बल की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। क्या थी बल की वैल्यू, ma, तो हमने ma रख दी यहाँ पर, इस वाले फॉर्मूले में बल की वैल्यू रख दी, ये वाली, ये आ गया। अब गति के तीसरे समीकरण से हम जानते बेटा कि ये होता है v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पर ये क्या है, अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, और ये क्या है बेटा, त्वरण, और ये क्या है, विस्थापन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, s की वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ से s निकालेंगे, v² माइनस u² इक्वल टू 2as है। हम यहाँ से s निकालेंगे तो ये 2a नीचे चला जाएगा, v² माइनस u² अपॉन में 2a आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये पुट करेंगे बेटा, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
एफ की जगह एम में, ठीक है, एस की जगह पर वी की स्क्वायर माइनस यू की स्क्वायर अपॉन में 2a, ये हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये भी a है, ये भी, ये कट गया एक दूसरे से। यहाँ पे क्या बचा बेटा, इसको नीचे ही है ना ये 2, तो 1/2 लिख सकते हैं। ऊपर क्या है m है, गुना में क्या है v की स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। बेटा देखो यहाँ पर यदि वस्तु आरंभ में विश्राम अवस्था में है, ठीक है, यानी कि विश्राम अवस्था का मतलब क्या है, उसमें जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा, वो चल ही नहीं रही है, गति नहीं कर रही, तो उसमें क्या है 0, हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये u की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, w = ½ mv², ठीक है। अगर कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है तो उसका जो ऊर्जा है कार्य करने की, किया गया कार्य हम इस तरीके से निकालेंगे। अब किया गया कार्य बेटा हमने पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जो है उतना कार्य कर सकती है जितनी उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। या फिर किसी वस्तु ने कोई कार्य किया है तो वो किसके बराबर किया है, जितना उसने क्या है, जितनी उसके अंदर ऊर्जा थी। तो हम क्या कर सकते हैं, किए गए कार्य को बराबर लिख सकते हैं ऊर्जा के। अतः गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, इसको हम इससे डिनोट करते हैं ई कैपिटल और स्मॉल के, ठीक है। ये के मतलब होता है काइनेटिक, इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक, ठीक है। तो ये क्या हो गई, गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो गई, ई के = ½ mv², ये हमारी गतिज ऊर्जा आ गई। यदि वस्तु विश्राम अवस्था में है तो u 0 है, अतः विश्राम अवस्था में वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है। तो विश्राम अवस्था में जो क्या नाम है बेटा, वस्तु की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उसकी ऊर्जा ही 0 हो जाएगी। अगर कोई कार्य नहीं कर रही है तो इसका मतलब उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है, जब भी वो कार्य नहीं कर रही, ठीक है, ऐसा साइंस में माना जाता है। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो इसमें गति करते समय है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है बेटा, यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान दिया है और वेग दिया है। अब हमें द्रव्यमान और वेग दिया हुआ है तो इससे हम निकाल लेंगे इसकी गतिज ऊर्जा क्या है। यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर v की, तो हमारा 80 जूल क्या है, द्रव्यमान गतिज ऊर्जा आ गई। ऐसे ही एक कार की गति 30 km/h है, इतने देखो इतनी थी प्रारंभिक और इतने से इतने तक हो गई, यानी कि ये प्रारंभिक हो गई, ये अंतिम हो गई। ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। तो इतनी इसकी गति है, इसको इतना पहुंचाना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि उस कार का द्रव्यमान इतना है तो हमें कार का द्रव्यमान दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है और हमें बोला है अंतिम वेग तक पहुंचाना इतने तक, तो बल कितना लगेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, कार का द्रव्यमान दे रखा है, ये लिख लिया, फिर हमारे प्रारंभिक ये हो गया, अंतिम वेग ये हो गया। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ देखो, ये तो केजी में दे रखा है और ये मीटर/आवर में, लेकिन हम तो मीटर/सेकंड में करते हैं, तो हम इसको सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में कैसे बदलेंगे बेटा, देखो यहाँ पर इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 का मतलब क्या है, देखो 30 km/h है। अब हमने क्या किया है बेटा, किलोमीटर को किस में कर दिया, 1000, ठीक है। एक आवर में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 होते हैं, और कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में, तो हमने इससे गुना किया है। ये 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, 2 3 6 और 2 5 10 और 6 3 18, तो 5/18 आ गया, ठीक है। आप ऐसे वैल्यू पुट करोगे तो हम डायरेक्ट इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आप इसको कैसे याद रखोगे, km/h से अगर हम मीटर/सेकंड में जाते हैं तो क्या करेंगे, जिसमें जा रहे हैं छोटी कर रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर और बड़ी नीचे। अगर हमें कोई बोले कि मीटर/सेकंड से इधर आने, यानी कि छोटी से बड़ी पर जा रहे हैं, तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर छोटी नीचे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, किलोमीटर से मीटर/सेकंड में, यानी कि बड़ी से छोटी पर, तो छोटी संख्या को ऊपर रखेंगे, जिसमें पहुंचना है वही चीज़ ऊपर, ठीक है। तो छोटी मात्रक में बनाना है तो हमने 5 से ऊपर किया और 18 से नीचे गुना, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। ऐसे यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब किया गया कार्य किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जितना होता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हुआ बेटा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या है, ½ mv², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था बेटा, प्रारंभिक में से अंतिम में से प्रारंभिक वाली घटा देंगे तो ये परिवर्तन आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। और ये किया गया कार्य क्या होता है बेटा, यहीं से हमारा बल भी आ जाता है। उसमें बोला है कि कितना बल लगाया जाए, तो ये इतनी जूल इसमें क्या हो गया, किया गया कार्य हो गया, ठीक है। जूल में ही हम कार्य को बताते हैं। अब चाहे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो बेटा, इसमें विस्थापन नहीं दे रखा है तो आप यहीं तक इसको सोल्व करो, ओके, यहीं तक छोड़ सकते हो। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं।
गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उसका सूत्र भी लिखिए। तो बेटा देखो गतिज ऊर्जा क्या है, आप यहाँ से लिखोगे किसी वस्तु की गति करने में उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद आपको सूत्र बोला गया है तो आप उसका सूत्र लिखोगे यहाँ से, गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, क्या लिखोगे आप, ये ओके, ये फॉर्मूला लिख दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ से सोचो एक गैराज में कार खड़ी है तो विश्राम अवस्था में, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो विश्राम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 0। अब गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है, आप यहाँ से लिखोगे गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारा यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, ये अधिक है तो अधिक होगा, वस्तु का वेग अधिक है तो अधिक गतिज ऊर्जा होगी। ओके, अब बेटा देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक 5 मीटर पर सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड और ये बोला है द्रव्यमान m है और उसकी गतिज ऊर्जा भी दे रखी है आपको। अब पूछ रहे हैं, तीनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, अब पूछ रहे हैं यदि वेग को डबल कर दिया जाए, यानी कि 5 गुना में 10, 5 गुना में 2, 10 मीटर पर, यानी कि डबल कर दिया। अब हमसे बोला है कि उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे बेटा, सबसे पहले लिखोगे दिया क्या है, गति दी हुई है इतनी, गतिज ऊर्जा दी हुई है इतनी, द्रव्यमान m दिया है। ज्ञात क्या करना है बेटा, गतिज ऊर्जा निकालनी है कब, यदि वेग हमारा डबल हो जाए, यानी कि v का दुगना हो जाए। तो दुगना क्या होगा, हमारी 5 थी वेग, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसलिए अब ज्ञात किया, अब हम कैसे सोल्व करेंगे, ज्ञात किया जब हमारा वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, इस फॉर्मूले के। तो गतिज ऊर्जा दे रखी है 25, m का m लिख लेंगे और v हमारा 5 मीटर था तो ये लिख लिया 5 × 5 क्योंकि 5 की स्क्वायर है। और यहाँ से जब हम काटेंगे बेटा तो देखो इसको सोल्व करने पर ये 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 2, इसको हम इधर ले जाएंगे तो हमारा m कितना आ जाएगा, 2 kg के बराबर आ जाएगा, 2 किलोग्राम की वस्तु है वो। अब बेटा हमें बोला गया है जब इसको डबल कर दिया जाए तो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अब गतिज ऊर्जा किसके बराबर आएगी, m की वैल्यू 2 पुट कर दो, ठीक है, 10 और 10 ये पुट कर दो, तो यहाँ से हमारी आ जाएगी बेटा कितनी, 100। ठीक है, कितनी आ गई, 100 जूल आ गई हमारी गतिज ऊर्जा। अब बेटा इस तरीके से करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक बल 20 kg द्रव्यमान की वस्तु के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। ठीक है, एक बल है जो 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करने को बोला गया है। तो देखो इसको कैसे करोगे, आप लिखोगे द्रव्यमान दिया हुआ इतना, प्रारंभिक वेग क्योंकि इतने से इतने पर करना, तो ये प्रारंभिक हो गया, ये अंतिम पर, जितने में करना उतना अंतिम हो जाता है। अंतिम वेग ये है, देखो कम हो रहा है बेटा, यहाँ पर देखो पहले 5 था अब 2 हो गया। ज्ञात क्या करना है, किया गया कार्य। ठीक है, ज्ञात किया, हम जानते हैं कि क्या होता है बेटा, किया गया कार्य किसके बराबर होता है, उसके अंदर जितनी ऊर्जा है, ऊर्जा को हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जब हमें दोनों दे रखे हो, नहीं तो सिंपल हमारी होती है हाफ mv की स्क्वायर, लेकिन हमें अंतिम और प्रारंभिक दे रखे तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, m इतना, v इतना, u इतना, और यहाँ से निकालोगे तो देखो आपकी नेगेटिव आएगी। अब ये नेगेटिव कार्य आ रहा है तो इसका मतलब क्या, हमारा किया गया कार्य तो नेगेटिव हो सकता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह कम कार्य होने को दर्शा रहा है, क्योंकि वेग 5 मीटर से 2 मीटर पर सेकंड घट गया। पहले 5 था तो ज़्यादा कार्य किया होगा, अब 2 मीटर हो गया तो इसका मतलब कम कार्य किया होगा, तो इसलिए नेगेटिव ये हमें दर्शा रहा है। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आंसर करने, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। समझ आए तो बेटा प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर देना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।